हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम लोग नेक्स्ट अपने एक नए सीरीज़ के साथ तैयार हैं जिसका नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसमें पहला तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन होने वाला है एंड सेकेंड बोरोइंग्स, जो हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस किस देश से क्या क्या चीज़ बोरो किए हैं, वो सारा जो पार्ट है वो हम लोग आज की वीडियो में कवर करने का कोशिश करेंगे। और चलते हैं हम नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर बात किया जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास जो पार्ट होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को पता है एक बुक है, रूल्स एंड रेगुलेशन। किसी भी देश को चलाने के लिए जो रूल रेगुलेशन का ज़रूरत होता है उसी को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और वो कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक में लिखा हुआ है, कहीं पे लिखा हुआ है, किसी का लिखा हुआ नहीं है, हम लोग का ऑफिशियली लिखा हुआ है। इसीलिए हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे वो लिखा हुआ एक एक चीज़ को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग को पता है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लार्जेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरा वर्ल्ड में लार्जेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, इसके टोटल 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट प्रेम्बल है, सेकेंड पार्ट हमारे पास पार्ट्स हैं, एंड थर्ड पार्ट हमारे पास आर्टिकल होने वाला है, फोर्थ पार्ट हमारे पास शेड्यूल्स होने वाला है। मीन्स हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को टोटल 4 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले हम लोग प्रेम्बल के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम लोग पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे, एंड नेक्स्ट शेड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट्स में ही आर्टिकल होता है, हम लोग को पता है। प्रेम्बल हमारे पास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने प्रेम्बल है? 1 प्रेम्बल है। इसके अलावा आर्टिकल्स कितने हैं? 400 से ज़्यादा है अभी एट प्रेजेंट। पार्ट्स कितने हैं? पार्ट्स जो है अभी 25 है, लेकिन सब पार्ट मिला के ओरिजिनली 22 पार्ट ही है ओरिजिनली। शेड्यूल्स कितना है? अभी ओरिजिनली 12 शेड्यूल्स है, पहले 8 था। ठीक है, ये सारा रहा है थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। हमारे पास है अब कि द कंसेप्ट ऑफ, सबसे पहले एक पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे, द कंसेप्ट ऑफ। हमारे पास एक पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा। तो अभी हमारे पास जो देखने वाले हैं हम, एक लाइन है हमारे पास, द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन ब्रिटेन या यूके या उसी को इंग्लैंड बोलते हैं। मीन्स अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले कंसेप्ट, कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट कहाँ आया, कहाँ से आया कंसेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे होता है ना, जीरो का खोज आर्यभट्ट किया, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन का खोज किसी ने किया, प्रोटॉन का खोज किसी ने किया। तो उसी तरीक़ा से अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन का खोज ऐसे बोल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का खोज पहले कहाँ हुआ, तो ब्रिटेन या उसी को हम लोग इंग्लैंड या उसी को हम लोग यूके कहते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया हो। ये एक लाइन है, इम्पोर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट हमारे पास है, अब किसी भी देश को चलाने के लिए हमारे पास, खास के हमारे देश के बारे में अगर बात करें तो 3 ऑर्गन है हमारे देश में, 3 ऑर्गन है। अगर तीनों ऑर्गन प्रॉपर फंक्शन ना करे तो हमारा देश सही से काम नहीं करेगा, सही से नहीं चलेगा। तो सबसे पहला है लेजिस्लेटिव, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, एंड तीसरा है जुडिशियल। ये सब आपको पता होगा, आई होप ये सारा चीज़ आपको पता होगा। नहीं पता है तो फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे दे रहा हूँ कि लेजिस्लेटिव क्या करता है, नियम बनाता है, ये बात तो बेसिक चीज़ है, पता होगा। एग्जीक्यूटिव उस नियम का पालन करवाता है, चाहे पालन करता है। नेक्स्ट जुडिशरी क्या करता है, उस नियम का इवेल्युएशन करता है कि वो नियम जो बना है वो सही है कि नहीं है, कितना हद तक सही है, वगैरह वगैरह। इसके अलावा एक लाइन यहाँ पे है, एग्जीक्यूटिव इज़ ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव। जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो लेजिस्लेटिव को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है,
एंड जुडिशियरी जो है हमारा इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये हमको पता है। इंडिपेंडेंट बॉडी उसको बोलते हैं जिसको किसी से कोई मतलब नहीं होता है, उसका अपना रूल्स मीन्स वो किसी के दबाव में आके काम नहीं करता है, ऐसे करके समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर, जिसमें से हम लोग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट देखने वाले हैं। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, तो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में हम क्या बात कर सकते हैं। किसी भी कंट्री का गवर्नमेंट फॉर्म 3 तरीके का हो सकता है। 3 तरीका का नहीं, मेनली 2 ही तरीके का होता है, 2 तरीके का हो सकता है। पहला फेडरल एंड दूसरा यूनिटरी। फेडरल मीन्स कुछ पावर सेंटर के पास भी होगा और कुछ पावर स्टेट के पास भी होगा, मीन्स आधा पावर सेंटर के पास आधा पावर स्टेट के पास, तो इसको हम लोग फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम बोलते हैं, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, ये हमारे पास है फेडरल गवर्नमेंट का एग्जाम्पल। इसके अलावा यूनिटरी मीन्स सारा का सारा पावर सेंटर के पास हो, तो उसको यूनिटरी गवर्नमेंट फॉर्म बोलते हैं। और अगर हम बात करें हमारा देश भारत क्या है, तो हमारा देश है भारत क्वासी फेडरल विथ यूनिटरी टिल्टेड। टिल्टेड का टिल्ट होने का क्या मतलब होता है, टिल्ट होने का मतलब होता है झुका हुआ। टिल्ट होना मतलब होता है झुका हुआ होना। इसका मतलब है कि तो झुका हुआ होने का क्या मतलब होता है, जैसे कि ये कोई ब्लॉक है तो झुका हुआ है। किधर झुका हुआ है, तो अगर हम यहाँ पे एक एंगल बनाएं, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, अगर हम एक एंगल बनाएं तो ये एंगल अगर मान के चलिए 75 डिग्री है, ये एंगल मान के चलिए 75 डिग्री है, तो 75 डिग्री कहने का मतलब ज़्यादा ये एक्स एक्सिस की तरफ झुका हुआ है, ज़्यादा ये एक्स एक्सिस की तरफ झुका हुआ है और कम वाई एक्सिस की तरफ झुका हुआ है। तो उसी तरीक़ा से एक्स एक्सिस को आप मान लीजिए यूनिटरी मतलब सेंटर, एंड वाई एक्सिस को आप मान लीजिए स्टेट। तो हमारा क्वासी फेडरल कहने का मतलब होता है फेडरल तो है लेकिन थोड़ा सा फेडरल है, और उसके साथ भी क्या यूनिटरी टिल्टेड है, मीन्स ज़्यादा पावर हमारे पास सेंटर के पास होता है, यूनियन के पास हमारे पास ज़्यादा पावर होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे देश को बोलते हैं क्वासी फेडरल विथ यूनिटरी टिल्टेड। ठीक है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब स्टेट में के अंदर भी 2 चीज़ होता है, एक पंचायत एक म्यूनसिपलिटीज़। ये बात हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। स्टेट के अंदर भी 2 चीज़ होता है, एक पंचायत एंड एक म्यूनसिपलिटीज़। ठीक है, तो स्टेट के अंदर का पावर भी 2 तरीके से बटा हुआ रहता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है, अब हम लोग देख लेते हैं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पहले क्या था, इंडिपेंडेंस के समय जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय क्या था एंड अभी क्या है, क्या क्या चेंजेस हुआ है। तो पार्ट का बात करें तो हमारे पास पहले पार्ट था 22, अभी है 25, लेकिन अभी भी 22 पार्ट ही हम लोग को दिखाई देता है, क्योंकि 22 के अंदर ही अमेंडमेंट कर करके उसी के अंदर सब पार्ट जोड़ दिया गया है, इसीलिए हम लोग को 25 अभी पढ़ना है, लेकिन वो एक्चुअली में 22 ही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है आर्टिकल्स। जब बना था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय आर्टिकल था हमारे पास कुछ 395। आर्टिकल हमारे पास कितने था, 395। अभी कितना हो गया, मोर देन 400। बस इतना ही याद रखिए, कितना एग्जैक्ट नंबर याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मोर देन 400 याद रखिए। अब पहले कितना था, 395, ये इंपॉर्टेंट है 395। नेक्स्ट क्या है, स्केड्यूल्स पहले 8 था, अभी कितना हो गया है, 12 हो गया है, ये बात हमको पता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ से ये ऊपर में जो लाइन लिखा हुआ है कि पहले हमारे पास 22 ही था पार्ट, अभी 25 हो गया है, चाहे आर्टिकल जो था 395 था, अभी हो गया है मोर देन 400, और चाहे हमारे पास स्केड्यूल्स 8 था, अभी 12 हो गया है। तो ये कैसे बदला, हम उसके अंदर कुछ ना कुछ डाले होंगे, हम अपने संविधान के अंदर कुछ ना कुछ नया चीज़ लेके आए होंगे, नया चीज़ लाने के बाद ही तो वो उसका जो भी नंबर है वो बढ़ा होगा चाहे घटा होगा। तो इसीलिए अधिकतर तो बढ़ा ही है, घटा नहीं है, मीन्स हम लोग नया चीज़ में ऐड करते गए हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, सो वी कैन कंक्लूड दैट देयर इज़ मेनी अमेंडमेंट्स आर इन्वॉल्व फॉर फ्रॉम इंडिपेंडेंस टिल नाउ डेज।
इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक बहुत सारा अमेंडमेंट, संविधान का संशोधन हुआ है। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, इससे हम लोग एक सारांश निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए और इनफैक्ट कितना है, 100 से भी ज़्यादा अमेंडमेंट हो चुका है। कॉन्स्टिट्यूशन CAA मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन बिल, ठीक है। तो अभी तक 100 से ज़्यादा संविधान संशोधन एक्ट आ चुका है और वो पास भी हो चुका है, वो नियम भी बन चुका है, ठीक है। आई होप ये सारा चीज़ क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट हमारे पास है, अब पार्ट्स पे आते हैं। पहले पार्ट्स में के बारे में जान लेते हैं कि कौन सा पार्ट्स है, 1 2 3 ऐसे करके हमारे पास जितने भी पार्ट्स है उसमें कौन सा पार्ट क्या कहता है वो पहले हम लोग एक बार जान लेते हैं, जिसमें से कुछ पार्ट्स इम्पोर्टेंट है जिसको मैं अभी बताता चलूँगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट होने वाला है। सबसे पहला पार्ट हमारे पास आता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये पार्ट पहले नहीं था, इस पार्ट को हम लोग 42वां संविधान संशोधन एक्ट 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत इसमें जोड़े हैं हम लोग, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ठीक है। नेक्स्ट सिटीजनशिप, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि हमारे देश में सिटीजनशिप जो है संविधान के किस पार्ट में आता है, तो पार्ट 2 में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट हमारे संविधान के किस पार्ट में आता है, तो पार्ट 3, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ये जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल DPSP इसी को बोलते हैं, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे पास पार्ट 4 में आता है। नेक्स्ट यूनियन, पार्ट 5 में यूनियन, पार्ट 6 में स्टेट। इसके अलावा पार्ट 7 जो है पार्ट 7 में क्या था, पार्ट 7 में था स्टेट के बारे में ही, 2-3 स्टेट को मिला के एक स्टेट बना के हम लोग लिखे हुए थे। तो इसीलिए अभी तो सारा स्टेट बन चुका है, सेपरेट हो चुका है, इसीलिए क्या किया गया है, पार्ट 7 को डिलीट कर दिया गया है। और कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत जो बिल आया था उसके तहत यहाँ पे पार्ट 7 को डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। पार्ट 7 डिलीटेड है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 8। पार्ट 8 में क्या है, यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में है। पार्ट 8 हमारे पास है यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में। नेक्स्ट है पार्ट 9। पार्ट 9 हमारे पास म्यूनसिपैलिटीज़, सबसे पहले हमारे पास पार्ट 9 पंचायत से डील करता है, पंचायत से। इसके अलावा म्यूनसिपैलिटीज़ से। अब म्यूनसिपैलिटीज़ जो है हम पार्ट 9 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत इसमें ऐड किए हैं। मतलब ये जो है 9 का A चाहे B होगा, ये 9 का A होगा, ये 9 का B होगा और ये 9 का C होगा, ऐसे करके हम लोग पार्ट को 25 पार्ट जो अभी है उसको बढ़ाए हैं, ऐसे ही करके सब पार्ट जोड़ के, ठीक है। तो म्यूनसिपैलिटीज़ को कब हम जोड़े हैं, पार्ट 9 में पंचायत के साथ म्यूनसिपैलिटीज़ को हम लोग पार्ट 9 में के सब पार्ट में म्यूनसिपैलिटीज़ को हम लोग 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत जोड़े हैं। एंड जो कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ होता है, कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ जो है उसको 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 के तहत जोड़े हैं। तो ये पॉइंट हम लोग को याद रहना चाहिए कि ये 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011, ये 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992, 1992, ठीक है। पार्ट 9 को हम लोग 2 बार अमेंड किए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है पार्ट 10। पार्ट 10 में हमारे पास है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। पार्ट 10 में हमारे पास शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज हैं, ठीक है। पार्ट 11 रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, स्टेट एंड यूनियन के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए उसको पार्ट 11 में बताया गया है। पार्ट 12 में क्या बताया गया, फाइनेंस एंड प्रॉपर्टीज़, 12 में फाइनेंस एंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया है। इसके अलावा पार्ट 13 में ट्रेड विथ इन द इंडिया, इंडिया के अंदर जो भी व्यापार होगा वो कैसे होगा उसके बारे में बताया गया है। पार्ट 14 में सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट एंड ट्रिब्यूनल्स, यूनियन एंड स्टेट एंड ट्रिब्यूनल्स के बारे में पार्ट
14 में, पार्ट 14 में बताया गया है यूपीएससी चाहे बीपीएससी ये सब के बारे में बताया गया है। और यहाँ पे पार्ट 14 में हम लोग को एक चीज़ दिख रहा है, ट्रिब्यूनल्स को हम लोग 42वां 42th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत जोड़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 15, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्शंस के बारे में बताता है, किसका इलेक्शन कैसे होगा। पार्ट 15 इलेक्शन के बारे में बताता है। पार्ट 16 किसके बारे में बताता है, स्पेशल प्रोविजंस फॉर SC ST एंड OBC। SC ST OBC को जो भी प्रोविज़न मिलता है वो पार्ट 16 के तहत ही मिलता है, उसी के अंदर ये सारे स्पेशल प्रोविजंस रखा गया है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज। हमारे पास आई थिंक 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है भारत के संविधान में। आई थिंक 22 से ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जो कि पार्ट 17 के अंदर आता है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस को हम लोग पार्ट 17 के अंदर रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे पास ये है इमरजेंसी प्रोविजंस। पार्ट 18 में रखे हैं इमरजेंसी प्रोविजंस को, पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविजंस को। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 19 में, अब जो भी थोड़ा बहुत चीज़ बच गया होगा उसको पार्ट 19 में रख दिए हैं, जिसको हम मिसलेनियस बोलते हैं। पार्ट 20 को हम लोग, पार्ट 20 जो है ये है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है। पार्ट 20 में एक ही आर्टिकल है 378, मात्र एक आर्टिकल है 378, जो कि बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कैसे किया जा सकता है, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड कर सकते हैं। ओके, तो पार्ट 20 में हम लोग अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 378 एक्ट को, 378 एक्ट को देख लिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टेम्पररी एंड स्पेशल प्रोविज़न। जो भी टेम्परेरी एंड स्पेशल प्रोविज़न्स है डिफरेंट सेक्टर में, डिफरेंट क्षेत्र में, वो सभी को पार्ट 21 के तहत रखा गया है। एंड सबसे लास्ट, हम लोग को पता है हमारा जो संविधान है, हमारा जो क्या बोलते हैं, हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंग्लिश में लिखा गया था, तो इसको हिंदी में जो हिंदी वर्जन उसका जो लिखे हैं हम लोग, और एंड रिपेल जो किए हैं, ये सारा पार्ट 22 में लास्ट पार्ट में आता है, टेक्स्ट इन हिंदी। तो ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं कि पहले हम संविधान को इंग्लिश में लिख लेंगे एंड इसके बाद हिंदी करेंगे, मीन सबसे लास्ट में हिंदी करेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारे पार्ट का एक इंट्रोडक्शन कि हाँ हमारे पार्ट में ये सारा चीज़ है। ठीक है, अब हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग ये जानने का कोशिश कर रहे हैं कि कौन से देश से क्या चीज़ हम अपने संविधान में लिए हैं। उससे पहले मैं आपको एक दो चीज़ बताऊंगा जो कि मैं भी आप लोग जानते होंगे और जानना ज़रूरी भी है। तो सबसे पहला चीज़ है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर मोर देन 60 कंट्री का संविधान को पहले पढ़े हैं, स्टडी किए हैं, उसका डीप स्टडी किए हैं, उसके बाद हमारे संविधान को वो ड्राफ्ट किए हैं, बनाए हैं। ठीक है, और बेस्ट तरीक़ा से बनाए हैं। ठीक है, इसके अलावा हम ये बात कर सकते हैं कि हमारे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन 2 ईयर 11 मंथ्स एंड 18 डेज़ लगा था, ये बात हमको पता है। फिर हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, बोरोइंग के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में क्या क्या कौन कौन से प्रॉब्लम्स आए, इसके अलावा कैसे बना, क्या प्रोसीजर रहा, उसके पीछे का हिस्ट्री क्या है, ये सारा चीज़ हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग जानते हैं कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि हम किस कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सा टॉपिक, चाहे कौन सा अच्छा चीज़ जो था उसको हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मिलाए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे बोरोइंग में सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं यूके, चाहे इंग्लैंड, चाहे इसी को ब्रिटेन बोलिए, इससे हम लोग क्या क्या लिए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, एक चीज़ आप याद रखिएगा, यूके का ना पार्लियामेंट्री सिस्टम बड़ी गजब है। यूके का पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है बहुत अच्छा है, इसीलिए पार्लियामेंट से रिलेटेड मैक्सिमम चीज़ हम यूके से लिए हैं। ठीक है, जैसे अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे आपको पता चलते जाएगा। सबसे पहला पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जो हमारा गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, वो कॉन्सेप्ट हम इसी यूके से लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल ऑफ लॉ, कानून का ही नियम होगा, इसको भी हम लोग कहाँ से लिए हैं, यूके से। नेक्स्ट लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स,
जो लेजिस्लेटिव प्रोसीड्योर होगा वो कहाँ से लिए हैं, वो भी यूके से। सिंगल सिटीजनशिप कि हम भारत के नागरिक हैं, हम दो नागरिकता नहीं रखेंगे, सिर्फ एक नागरिकता रखेंगे कि हम भारत के नागरिक हैं। भारत में आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी स्टेट में चले जाइए, वो इंडियन सिटीजन कहलाएगा, ठीक है। सबसे ऊपर इंडियन सिटीजन, सबको साइड में रख के, चाहे वो बिहारी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे बंगाली हो, सबको साइड में रख के वो सबसे बड़ा एक इंडियन सिटीजन कहलाएगा, ठीक है। तो ये जो सिंगल सिटीजनशिप है ये भी हम लोग ब्रिटेन से ही लिए हैं। नेक्स्ट है कैबिनेट सिस्टम। हमारे पास जो कैबिनेट सिस्टम है वो भी हम ब्रिटेन से लिए हैं। नेक्स्ट है रिट्स। रिट्स का कॉन्सेप्ट भी हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं, और रिट्स 5 तरीके से लगाया जाता है। रिट्स क्या होता है, ये सारा चीज़ हम लोग आगे आने वाले एक एक पार्ट में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना जानिए कि क्या क्या चीज़ लिए हैं। रिट्स 5 तरीके से लगाया जाता है। आई थिंक मुझको जितना याद है, क्योंकि मैं ये बनाया हूँ मेमोरी बेस पे ही। ये 5 जो लिखा हुआ है मेमोरी बेस पे ही लिखा हुआ है, तो हो सकता है इसको आप एक बार करेक्ट चेक कर लें, ठीक है। नेक्स्ट, बाय क्रिमिनलिज्म। जैसे हमारे पास अपर हाउस एंड लोअर हाउस होता है, तो ये कॉन्सेप्ट ही हम लोग ये यूके से ही लिए हैं। इसके अलावा जो स्पीकर है उसका पावर एंड फंक्शन क्या होगा, जो पार्लियामेंट में स्पीकर जो होते हैं उनका पावर एंड फंक्शन क्या होगा, ये भी हम इन्हीं से यूके से के कॉन्स्टिट्यूशन से ही बोरो किए हैं, ठीक है। इसके अलावा एक दो चीज़ और इम्पोर्टेंट है, जैसे सोवेरिन पार्लियामेंट, चाहे इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये 2 पॉइंट अगर आ जाए तो ये 2 पॉइंट को भी हम लोग यूके से ही लिए हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ और सोवेरिन पार्लियामेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोरोइंग्स में हम आगे बढ़ेंगे और यूएसए से क्या लिए हैं वो देखेंगे। यूएसए का एक चीज़ बड़ी तगड़ा है, जुडिशियरी सिस्टम। मीन्स वहाँ का जुडिशरी सिस्टम बहुत तगड़ा है, इसीलिए जुडिशरी का जो भी मैक्सिमम पार्ट है वो सारा हम यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ही लिए हैं। देखिए क्या क्या लिए हैं। सबसे पहले फंडामेंटल राइट, हमारा फंडामेंटल राइट होना चाहिए, वो भी यूएसए से लिए हैं। इसके अलावा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, हमारा जो न्यायपालिका है वो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं है। अगर प्राइम मिनिस्टर भी सुप्रीम कोर्ट को कुछ बोलेंगे तो वो नहीं मानेगा, तो वो जो चीज़ है वो हम इसी से लिए हैं, यूएसए से लिए हैं। इसके अलावा जुडिशियल रिव्यू, कोई कानून अगर बन गया और वो हमारे फंडामेंटल राइट को का हनन कर रहा है, चाहे और भी दूसरे प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको हम फिर से जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। उसको हम लोग देख सकते हैं कि हाँ कहाँ पे गड़बड़ी है, क्या गड़बड़ी है, फिर उसको सुधार सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ रहा हमारे पास। इसके अलावा इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जाए। डोनाल्ड ट्रंप को शायद 2 बार हटाया गया है इसी इम्पीचमेंट के थ्रू, तो इसीलिए हम लोग इम्पीचमेंट से याद रख सकते हैं कि इम्पीचमेंट हम लोग यूएसए से लिए हैं। इसके अलावा रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जज को हटाना है तो कैसे हटाया जाए, उसको भी यहीं से लिए हैं। इसके अलावा पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का भी एक पोस्ट होना चाहिए, उसको भी हम लोग यूएसए से लिए हैं। इसके अलावा प्रिम्बल, हमारे जो प्रिम्बल है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुल वगैरह ये सारा जो है ये सभी हम लोग उसमें जो लिखा हुआ है प्रिम्बल होता है। प्रिम्बल क्या है, प्रिम्बल एक समरी है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का एक समरी है। प्रिम्बल इज़ नथिंग बट दैट इज़ ए समरी ऑफ होल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसके अलावा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना है, राइट करना है, उसका कॉन्सेप्ट कहाँ से लिए हम लोग, उसका कॉन्सेप्ट भी हम लोग लिए हैं यूएसए से। एक पॉइंट याद रखिएगा, यूके एंड यूएसए के पास जो संविधान है वो रिटन फॉर्म में है, ऑफिशियली रिटन है, लेकिन यूके का जो संविधान है, यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन फॉर्म में है, मतलब ऑफिशियली लिखा हुआ नहीं। वैसे तो लिखा हुआ है कहीं ना कहीं, लेकिन ऑफिशियली लिखा हुआ नहीं है, इसीलिए अनरिटन संविधान किसका है, यूके का। लेकिन यूके में पहला बार संविधान का कॉन्सेप्ट आया एंड यूएसए का रिटन संविधान है, ठीक है। इसके अलावा एक दो चीज़ और है यहाँ पे, जैसे कि 1 और 2 दिख रहा होगा आपको, ये चीज़ भी हम लोग यहीं से बोरो किए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन।
कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये वर्ड कहीं आ जाए तो इसका मतलब हम लोग यहीं से लिए हैं, ठीक है। इस सभी का मतलब हम लोग आगे जब जैसे जैसे बढ़ेंगे इस सारा का मतलब हम लोग देखते चले जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा है फर्स्ट टू मेक रिटर्न, एक बात और, जो यूएसए है वो सबसे पहला देश है पूरे वर्ल्ड का जो कि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, लिखा हुआ संविधान बनाया है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट जापान से क्या लिए हैं? जापान से मात्र एक चीज़ लिए हैं, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। जापान में नियम बड़ी तगड़ा है, ये पॉइंट से आप ये बात नियम कानून बहुत तगड़ा है, ये पॉइंट से आप याद रख सकते हैं कि जापान से हम लोग प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ लिए हैं। जो भी प्रोसीजर नियम, जो भी प्रोसीजर, जो भी एक के बाद एक प्रोसीजर है, जो कानून बोला है उसी के तहत काम होगा, यही ये बोल रहा है, ठीक है। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये हम जापान से बोरो किए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हम क्या लिए हैं? साउथ अफ्रीका से हम लोग दो चीज़ लिए हैं। पहला चीज़ है प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। जो साउथ अफ्रीका है उस कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंडमेंट करने का क्या प्रोसीजर है वो लिए हैं, ये पॉइंट हमको याद रखना है। नेक्स्ट इसके अलावा इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। हमारे यहाँ दो सभा होता है, लोकसभा एंड राज्यसभा, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। तो राज्यसभा में जो भी इलेक्शन होगा उसका क्या प्रोसीजर है, उसको कैसे होगा, वो इलेक्शन कैसे होगा उसका कॉन्सेप्ट हम लोग साउथ अफ्रीका से बोरो किए हैं। मात्र दो चीज़ बोरो किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है आयरिश चाहे आयरलैंड, इसी को हम लोग आयरिश चाहे आयरलैंड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से तीन चीज़ लिखी हैं, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी। इसके अलावा नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के जो भी मेंबर होंगे उनका नॉमिनेशन कैसे होगा। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो भी है हमारे उनका इलेक्शन का क्या मेथड होगा, ये सारा चीज़ हम लोग आयरिश चाहे आयरलैंड से लिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कनाडा से हम लोग टोटल तीन चीज़ लिए हैं। पहला फोर टॉपिक्स लिए हैं। सबसे फर्स्ट फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। जो हमारा सेंटर स्ट्रॉन्ग है, यूनिटरी टिल्टेड विथ फेडरल विथ यूनिटरी टिल्टेड जो कॉन्सेप्ट है वो शायद कहीं ना कहीं हम लोग यहीं से लिए हैं। फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर को स्ट्रॉन्ग करिए लेकिन फेडरेशन भी करिए, पावर को डिवाइड भी करिए। सेंटर के पास भी पावर दीजिए, स्टेट के पास भी पावर दीजिए, लेकिन सेंटर में ज़्यादा पावर रखिए, ठीक है। तो यहाँ से हम कनाडा से समझ सकते हैं इसको। इसके अलावा वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यूअरी पावर इन द सेंटर के अंदर जो भी रेसिड्यूअरी पावर होगा उसको कैसे वेस्ट करना है, ठीक है। उसका कॉन्सेप्ट भी हम लोग यहीं से लिए हैं, कनाडा से। आप देख लीजिए ना, सेंटर से रिलेटेड बहुत सारा चीज़ जो है वो सेंटर से रिलेटेड बहुत सारा चीज़ हम कनाडा से ही लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है तीसरा अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बाय सेंटर। जो हमारा स्टेट में जो गवर्नर आते हैं वो सेंटर अपॉइंट करता है, इसीलिए सेंटर अपॉइंट करता है ताकि स्टेट में क्या क्या हो रहा है वो सभी सेंटर को पता चलता रहे। स्टेट का जो कंट्रोल है वो सेंटर का जो कंट्रोल है स्टेट के साथ वो ना छूटे, मीन्स स्टेट को सेंटर कंट्रोल करे बाय द हेल्प ऑफ ये गवर्नर, ठीक है। इसीलिए हम लोग गवर्नर का अपॉइंटमेंट करते हैं। सेंटर क्या करता है, गवर्नर का अपॉइंटमेंट स्टेट में करता है, ठीक है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। कितना पावर सेंटर के पास रहना चाहिए, कितना पास स्टेट के पास रहना चाहिए, इसका भी कॉन्सेप्ट हम लोग कनाडा से ही लिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिए हैं? ऑस्ट्रेलिया से हम चार चीज़ें लिए हैं। सबसे पहला कॉन्करेंट लिस्ट उसको बोलते हैं जिसमें कानून जो है, कानून बनाने का शक्ति दोनों के पास हो, सेंटर के पास भी, जिस टॉपिक पे सेंटर और जो टॉपिक सेंटर के लिस्ट में भी हो और स्टेट के लिस्ट में भी हो तो उसको हम लोग कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। कॉन्करेंट मीन्स दोनों मिला हुआ। तो ये कॉन्करेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट पूछा जाता है बार बार। इसके अलावा सेंटर स्टेट
रिलेशनशिप, स्टेट और सेंटर का क्या रिलेशन होना चाहिए, कैसा रिलेशन होना चाहिए, वो हम इसी से ऑस्ट्रेलिया से ही लिए हैं। इसके अलावा ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट, अपर हाउस एंड लोअर हाउस दोनों का ज्वाइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट भी हम लोग यहीं से लिए हैं। कई बार क्या होता है, कोई कानून लोअर हाउस पास कर दिया, अपर हाउस पास नहीं कर रहा है, चाहे अपर हाउस पास कर दिया, लोअर हाउस पास नहीं कर रहा है, चाहे और भी कोई कारण से कुछ होता है जिसके कारण जो भी काम होना होता है वो जल्दी जल्दी नहीं होता है। इसके कारण हम लोग दोनों हाउसेस को एक साथ ही बैठा देते हैं कि अभी जो प्रॉब्लम है वो उलझ लो भाई, हमको ये काम जल्दी करके दो, वैसे करके समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। इसके अलावा हम लैंग्वेज ऑफ प्रेम्बल, जो हमारा प्रेम्बल है उसका लैंग्वेज क्या होना चाहिए, उसको भी हम लोग यहीं से लिए हैं। जब हम लोग पहला चीज़ प्रेम्बल पढ़ेंगे ना, तो सारा चीज़ प्रेम्बल का एक एक चीज़ पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल जो मैं बता रहा हूँ वो उस पर सिर्फ फोकस कीजिए, आगे आने वाले समय में, आने वाले वीडियोस में हम सारा चीज़ कवर करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हमारे पास जर्मनी को वेइमार भी पहले बोलते हैं। वेइमार चाहे जर्मनी से हम लोग क्या लिए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी के समय फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएगा, इसका कॉन्सेप्ट भी हम लोग जर्मनी से लिए हैं। हिटलर कहाँ का था, हिटलर जर्मनी का ही था। तो हिटलर एक तानाशाह था, वो सारा पावर अपने पास रखना चाहता था, इसीलिए क्या किया, एक बार वो क्या बोलते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो था वहाँ पे आग लगा दिया, और आग लगा के वहाँ पे इमरजेंसी घोषित करवा दिया, इमरजेंसी लगवा दिया, और उसके बाद फंडामेंटल राइट को वहाँ से सस्पेंड करवाया। वहीं से कॉन्सेप्ट यहाँ से आई थिंक वहीं से कॉन्सेप्ट ये चालू होता है। ठीक है, तो जर्मनी से हम लोग याद रख सकते हैं, जर्मनी से हिटलर याद रख सकते हैं, और हिटलर से ये याद रख सकते हैं कि वो सारा पावर अपने पास रखना चाहता था, तो इसीलिए इमरजेंसी के तहत फंडामेंटल राइट भी छोड़ देने के लिए बोल रहा है, सस्पेंशन उसको भी हटवा दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बोरोइंग सोवियत, यूएसएसआर से। यूएसएसआर का एक और नाम है रसिया, इसको हम बोलते हैं, और रसिया हमारा हमेशा से दोस्त रहा है, इसीलिए दोस्त है तो वो कुछ ड्यूटी सिखा के चला गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम लोग रसिया से लिए हैं। इसके अलावा आइडिया ऑफ जस्टिस इन प्रिम्बल, आइडिया ऑफ जस्टिस इन प्रिम्बल, आइडियल नहीं होगा यहाँ पे, आइडिया सिर्फ IDEA नहीं होगा यहाँ पे, आइडिया ऑफ जस्टिस इन प्रिम्बल में जो जस्टिस का आइडिया है वो भी हम लोग यहीं से लिए हैं। इसके अलावा प्लानिंग कमीशन, जो हमारे पास प्लानिंग कमीशन था, 5 ईयर प्लानिंग कमीशन जो था, वो भी हम लोग इसी से लिए हैं। ठीक है, इसी से मतलब कहाँ से, रसिया से। ठीक है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि रसिया हमारा दोस्त है, इसीलिए हमको प्लानिंग करके दिया था। इसके अलावा जो जस्टिस है वो हमको सिखाया है। इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज तो हम याद रख ही सकते हैं, आप अपना ट्रिक बना सकते हैं, ये मेरा ट्रिक है, अच्छा लगे तो फॉलो कीजिए, नहीं तो आप अपना ट्रिक बना सकते हैं, वैसे अपना ट्रिक ही बेस्ट रहता है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रांस से क्या क्या बोरो किए हैं, रिपब्लिक, जो रिपब्लिक वर्ड है इसका मतलब है वो हम फ्रांस से ही बोरो किए हैं। इसके अलावा आइडिया ऑफ, यहाँ पे भी आइडिया होगा, आइडियल नहीं, यहाँ पे एक चीज़ करेक्शन है, यहाँ पे आइडिया होगा, आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टेनिटी, जो है प्रेम्बल में ये तीनों वर्ड लिखा हुआ है, ये हम लोग फ्रांस से लिए हैं, प्लस में रिपब्लिक भी लिखा हुआ है, प्रेम्बल में रिपब्लिक भी लिखा हुआ है, तो रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टेनिटी, तो ये हम लोग प्रेम्बल में जो भी वर्ड है ये सारा फ्रांस से लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उससे भी हम लोग बहुत सारा चीज़, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिए हैं, जिसमें सबसे पहला है फेडरल स्कीम में समझ रहे हैं, स्टेट एंड सेंटर दो चीज़, वैसा वाला फेडरल स्कीम। इसके अलावा डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी पावर, जो इमरजेंसी लगता है, वो इमरजेंसी पावर जो इमरजेंसी कभी कभी लग जाता है, उसका वो चीज़ हम लोग 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए हैं। ठीक है, और इमरजेंसी कैसे लगेगा वो कहीं और से लिए हैं, और इसके अलावा इमरजेंसी के समय जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी सस्पेंड हो जाएगा वो हम जर्मनी से लिए हैं, तो
तो वो सबसे अलग है। ये जो है डिक्लेयर, इमरजेंसी डिक्लेयर कैसे करें, डिक्लेरेशन पावर क्या है, कैसा है लगता है, ये सारा चीज़ हम लोग लिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, ठीक है। इसके अलावा ऑर्डिनेंस डिफाइनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर का पावर जो डिफाइन करेगा वो ऑर्डिनेंस हम कहाँ से लिए हैं, हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हैं। इसके अलावा ऑफिस ऑफ गवर्नर, गवर्नर का एक ऑफिस होना चाहिए, वो चीज़ हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हैं। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन एट द सेंटर एंड स्टेट, सेंटर एंड स्टेट दोनों के पास एक एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट भी हम कहाँ से लिए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास जो जहाँ हम कहाँ से बोरो किए हैं संविधान में, हम अपने मतलब किस किस देश के संविधान से क्या क्या बोरो किया है, ये सारा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता है। इससे ज़्यादा आई थिंक नहीं पूछेगा क्वेश्चन कहीं से भी, ये सभी के सभी मैं इसमें कंक्लूड कर चुका हूँ, और फिर भी एक दो अगर छूट गया तो आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और है, जैसे आइडिया ऑफ ओम्बुड्समैन चाहे बैंकर्स, ओम्बुड्समैन चाहे बैंकर्स इन इज टेकन फ्रॉम स्वीडन, स्वीडन से हम लोग ओम्बुड्समैन एक वर्ड है, ओम्बुड्समैन एक वर्ड है जो बैंकर्स के लिए, बैंक्स के लिए, सॉरी बैंकर्स नहीं, बैंक्स के लिए यूज़ किया जाता है, बैंक के फील्ड में यूज़ किया जाता है वो, ये वर्ड, ये चीज़ हम कहाँ से लिए हैं, ये चीज़ हम लोग लिए हैं स्वीडन से। इसके अलावा हमारे पास है ए यूनियन ऑफ स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट, कि हमारा जो भारत है वो बहुत सारे राज्यों का समूह है, वो कहाँ से लिए हैं, वो लिए हैं ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट एक आया था वहाँ से, ठीक है। तो आई होप ये सारा चीज़ आपको क्लियर हुआ हो। और इसके अलावा ये रहा हमारा आज का लेक्चर, हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। और यहाँ से हम लोग अभी इतने ये पिछले 40 मिनट में हम लोग क्या देखें, पिछले 40 मिनट में हम लोग जितने भी बोरोइंग्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सारा को हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो आई होप ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ हो। अब इसके अभी में हमारे पास टोटल 40 मिनट हुआ नहीं है, कुछ समय है, इसको मैं एक बार और जल्दी रिकैप करवा देता हूँ कि क्या क्या था। तो सबसे पहले हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन 4 पार्ट में बटा हुआ है, प्रीम्बल, पार्ट, आर्टिकल एंड शेड्यूल्स। इसके अलावा जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आया था वो आया था कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट कहाँ आया था, इंग्लैंड में चाहे यूके में। इसके अलावा 3 ऑर्गन्स होता है, ये हमको पता है। नेक्स्ट हमारे पास गवर्नमेंट फॉर्म हमारे पास हमारे भारत का क्या है, क्वासी फेडरल विथ यूनिटरी टेरिटरी, ठीक है। इसके अलावा इंडिपेंडेंट के समय और अभी के समय क्या क्या बदलाव हुआ है वो हम देखें, 22 से 25 हो गया, 395 से 400 से ज़्यादा हो गया, 8 से 12 हो गया। इसके अलावा हमारे पास टोटल 22 पार्ट हैं और उसके अंदर भी सब पार्ट है, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 से जुड़ा है। इसके अलावा 97 2011 में जुटा है। इसके अलावा 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 में हम पार्ट 7 को डिलीट कर दिए थे। इसके अलावा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन शायद, क्योंकि यहाँ इस समय ना बहुत सारा चीज़ हम लोग बदले थे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम बॉर्डरिंग देखे, ब्रिटेन से क्या लिए, यूके से क्या लिए। तो हम लोग को एक चीज़ याद रहना चाहिए कि यूके का पार्लियामेंट्री सिस्टम बड़ी गजब है, इसीलिए यूके से हम लोग वही लिए हैं। इसके अलावा सिटीजनशिप यूके से, सिंगल सिटीजनशिप यूके से ही लिए हैं, ये पॉइंट हमको याद रहना चाहिए। इसके अलावा हम लोग यूएसए से क्या लिया है, यूएसए से फंडामेंटल राइट्स लिए हैं। इसके अलावा एक बात याद रखना है कि यूएसए का जो क्या बोलते हैं जुडिशरी सिस्टम है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, इसीलिए वहाँ से हम लोग यूएसए से हम लोग वही लिए हैं। प्रेम्बल का कॉन्सेप्ट भी वहीं से लिए हैं। इसके अलावा जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट भी वहीं से लिए हैं। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट भी यहीं से लिए हैं। इसके अलावा जापान से क्या लिए हैं, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। नेक्स्ट हमारे पास आता है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हम लोग 2 चीज़ लिए हैं, जो जिसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है साउथ अफ्रीका में, जो ये है प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है आयरिश चाहे आयरलैंड। यहाँ पे डीपीएसपी के बारे में हम लोग को पूछ सकता है, इसीलिए याद रखिए। और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा
आयरिश के बाद है कनाडा। कनाडा का याद रखिएगा सेंटर को मजबूत करने का ये बोलता है, तो सेंटर 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 के बारे में बड़ी बोला है ये। मेटल फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर के बारे में बोला है। इसके अलावा गवर्नमेंट गवर्नर स्टेट गवर्नर का अपॉइंटमेंट सेंटर के द्वारा होगा, ये बोला है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट लिए हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल लिए हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास बोरोइंग जर्मनी से क्या लिए हैं, जर्मनी से लिए हैं सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। इसके अलावा हम यूएसएसआर से क्या लिए हैं, आइडिया ऑफ जस्टिस इन प्रीएम्बल। इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटी और 5 ईयर प्लानिंग कमीशन जो था हमारे पास वो उसका कॉन्सेप्ट लिए हैं। इसके अलावा फ्रांस से क्या लिए हैं, रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारा जो वर्ड है प्रीएम्बल में वही लिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या लिए हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर हम लोग डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी पावर का कॉन्सेप्ट लिए हैं, और इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फेडरेशन स्कीम, ठीक है। और ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो मैं यहाँ इस स्लाइड में आपको दिखाया हूँ ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सब इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये जो है ऑम्बुड्समैन, ये बैंक्स के लिए जो यूज़ किया जाता है वर्ड, इसका कॉन्सेप्ट हम लोग स्वीडन से लिए हैं। इसके अलावा जो हमारा यूनियन ऑफ स्टेट है, हमारा देश जो है यूनियन ऑफ स्टेट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ हम कहाँ से लिए हैं, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट से लिए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।